गुड इवनिंग एंड आई वुड लाइक टू वेलकम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ये सेशन जो हमारा आईपी यानी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है मूंग प्रोडक्ट के ऊपर। मैं एनसीडीएक्स की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभी ज्यादा विलंब ना करते हुए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, आज का सेशन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है मूंग के फ्यूचर्स के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू कमोडिटी डेरिवेटिव्स के इकोसिस्टम का हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो हम जानते हैं कमोडिटीज का जो ट्रेडिंग है ये काफी पुरानी है और 19वीं सदी में इसका शुरुआत हुई थी बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू। फिर 1910 से 1930 के बीच में हमने देखा कि कुछ अदर कमोडिटीज जैसे कि जूट और ऑयल सीड्स, इनके अंदर कुछ ट्रेडिंग होती थी। फिर 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन आया और फिर ऑफ एंड ऑन हमने देखा कि कभी कमोडिटी में बैन लगा, कभी उसमें मतलब अलाउ हुई। वो ऐसा ही चलता रहा पूरी 20वीं सदी तक। फिर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स की लिस्ट को एक्सटेंड करके और उनमें कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अनुमति दी, जिसके चलते 2003 में कई सारी नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस को हमने देखा कि वो उनको अलाउ हुआ और वो लॉन्च हुई। तो सितंबर 2015 में हमारा रेगुलेटर सेबी, जो अभी करेंटली हमारा रेगुलेटर है फॉर ऑल सेगमेंट्स, वो उन कमोडिटी के लिए भी बहाल हुआ था। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके अंडर सेबी आता है और सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो मतलब उनको रेगुलेट सेबी ही करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो हाल फिलहाल में लिए गए हैं। तो जैसे 2015 सितंबर में सेबी ने रेगुलेटर का कार्यभार संभाला। फिर जून 2017 में उन्होंने ऑप्शंस को अनुमति दी और उसके बाद बैंक ब्रोकिंग को अलाउ किया गया और इंटीग्रेशन अलाउ करी गई इक्विटी और कमोडिटीज आर्म ऑफ ब्रोकिंग को। सितंबर 2018 में एफपीआईज को अलाउ कर दिया गया, जिन जो भी एफपीआईज हैं जिनका एक्सपोजर है इंडियन मार्केट्स में। उसके बाद मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस को भी अलाउ कर दिया गया और जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ कर दिया गया। ये कुछ लिस्टेड कमोडिटीज हैं जो जिनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। अब अगर हम कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में महत्वपूर्ण कुछ डिफरेंसेस की बात करें, तो सबसे पहला जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो डिलीवरीज के थ्रू, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज के थ्रू सेटलमेंट होता है। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में इट्स कैश सेटल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसका सेटलमेंट जो रहता है वो सिंपल कैश सेटलमेंट रहता है। कमोडिटीज में क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क आ सकता है, जबकि फाइनेंशियल में ऐसा नहीं होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अगर हम होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, क्योंकि ये फिजिकल डेरिवेटिव्स है, तो इसके अंदर असाइंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। जबकि कैश मार्केट में मेजरली अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ही है जो आपका एज अ होल्डिंग कॉस्ट आप मान सकते हैं। फिजिकल मार्केट्स जो हैं वो सीजनल रहती हैं, जबकि कैश मार्केट्स थ्रू आउट द ईयर, उनके ऊपर कोई सीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और फैक्टर्स की अगर हम बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, तो डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कमोडिटी फंडामेंटल्स, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या इकोनॉमी की कंडीशन है लोकल और वर्ल्ड लेवल पे, एंटिटी कैसा परफॉर्म कर रही है और आपका टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इनका एक बहुत अहम रोल रहता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है मूंग, हम उस पे अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कमोडिटी ओवरव्यू की अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है वो मूंग यानी कि ग्रीन ग्राम का दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि वर्ल्ड प्रोडक्शन का 70% अपना इंडिया ही प्रोड्यूस करता है।
ग्लोबल प्रोडक्शन जो है मूंग का अराउंड 3 मिलियन मेट्रिक टन यानी 30 लाख टन के आसपास था, जिसमें जो ओवरऑल है ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन उसमें मूंग का है 5%, मतलब उसका शेयर है। इंडिया का रैंकिंग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप प्रोड्यूसर है मूंग के लिए, और 70% प्रोड्यूस जो है वर्ल्ड का वो इंडिया से जाता है मूंग में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ मूंग इन द वर्ल्ड। जो हम इंपोर्ट जो करते हैं वो म्यांमार, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर कंट्रीज हैं जिससे हमें मतलब हम आयात करते हैं मूंग का। 2019-20 में 23 लाख टन का प्रोडक्शन था, जो 2014-15 की अगर मैं बात करूं वो करीबन 15 लाख टन के आसपास था। और मूंग के जो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। मतलब ये 5 स्टेट हैं जो मोटा मोटी आपका 80% ऑफ द प्रोडक्शन, 76% तक आपका, मतलब 75% प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट्स का रहता है। तो ये मेजर 5 स्टेट्स हैं। ज्यादातर मूंग अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, बट मेजर जो प्रोडक्शन है वो आपका खरीफ का रहता है, जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। और जो रबी है वो हार्वेस्ट होता है जनवरी और फरवरी में। अभी हमारा काफी इंपोर्ट जो है वो म्यांमार से आता है, और उसी इंपोर्ट पे हम ज्यादातर निर्भर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मूंग के केस में, अगर हम बात करें, अगर इंडिया जो है करता है, जो जो कंट्री से इंपोर्ट लेता है, तो मेजरली जो है म्यांमार इज द टॉप, सेकंड इज कीनिया एंड देन मोजाम्बिक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज है जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं मूंग। एक अगर हम मूंग की वैल्यू चेन की अगर हम बात करें, जिसमें किसान भी है, मिलर भी है, ट्रेडर भी है, और आपका इंपोर्टर भी है, तो ये उनका एक टिपिकल उनकी वैल्यू चेन है। और जैसे मूंग में देखा गया काफी प्राइस फ्लक्चुएशन रहता है, तो अगर उस रिस्क से बचना है, उसको अगर हमें कम करना है रिस्क को, तो उसका ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप जैसे एनसीडेक्स ने भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है मूव फ्यूचर्स को, तो आप उस पे अपनी हेजिंग कर सकते हैं। Price of mung is highly volatile, and this volatility asks for reliable mechanism to mitigate the risk arising out of the price fluctuation. Continuous growth in overall production of मूंग in India, और मूंग के केस में गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है और इसमें काफी हद तक वो एमएसपी पे प्रोक्योर करती है। तो ये काफी हद तक एक रेगुलेटेड कमोडिटी, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा है गवर्नमेंट कभी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, कभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है, या स्टॉक लिमिट्स लगाती रहती है। ये कुछ स्पॉट प्राइजेस के ट्रेंड और वॉलेटिलिटी है। तो हाल फिलहाल में जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है वो तकरीबन 25 से 30% के बीच की देखी गई है, और हाल फिलहाल में काफी भाव में हमने तेजी भी देखी है। फ्यूचर्स की अगर हम कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन की बात करें, तो मेड़ता सिटी राजस्थान में इसका बेसिस सेंटर है, और नोखा, जोधपुर, जयपुर, नागौर और श्री गंगानगर इसके एडिशनल डिलीवरी सेंटर है। राजस्थान जो है इट इज द लार्जेस्ट मूंग प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो जो हमने आपको बताया था अभी, जो 5 स्टेट्स बताए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान है, जो अराउंड, अगर हम बात करें 18-19 साल की, तो अराउंड 50% जो इंडिया का प्रोडक्शन था वो राजस्थान से आया था। यानी कि ओवरऑल जो हमारा अराउंड 2.5 मिलियन का था, यानी 25 लाख टन का, उसमें से 12 मिलियन का आपका इसमें से था, राजस्थान से। मेड़ता इज अ बिग प्रोडक्शन सेंटर, and there is availability of good infrastructure support, and it is considered as a benchmark for discovery of the मूंग prices. तो नोखा और श्री गंगानगर में 50 रुपए का डिस्काउंट है इस समय। तो
ये आप देख सकते हैं, ये इसके क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसमें अभी हमने थोड़ा बहुत चेंज भी किया था। तो अभी मॉइस्चर जो है 11% तक का बेसिस है और उसके ऊपर 12% तक एक्सेप्टेबल है। और फॉरेन मैटर को भी अभी 3% मैक्सिमम बाय वेट तक कर दिया है, जिसमें 0.5% जो है इनऑर्गेनिक मैटर अलाउड है। तो ये कुछ उसके पैरामीटर्स हैं। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर 5 मीट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 250 मीट्रिक टन का मैक्सिमम ऑर्डर साइज है। कोटेशन जो आता है आपका पर क्विंटल का आता है स्क्रीन पे। ₹1 का टिक साइज है और क्वांटिटी वेरिएशन ±2% रहे। इसमें नोखा और श्री गंगानगर, जैसा भी पीछे मैंने आपको दिखाया, सिर्फ ये 2 सेंटर हैं जो ₹50 के डिस्काउंट पे हैं। बाकी जोधपुर, नागौर और जयपुर ये सारे आपके एट पार सेंटर्स हैं। डिलीवरी लॉजिक कंपलसरी का ही है, कंपलसरी डिलीवरी है, तो इसका जो सेटलमेंट रहेगा वो फिजिकल डिलीवरी के थ्रू ही रहेगा। और मॉइस्चर और ये आपको जो पैरामीटर्स हैं ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मटेरियल है, जो डिपॉजिट है मूंग का, इट शुड बी टेस्टेड फॉर 3 mm लॉन्ग होल सी, मतलब जो छलनी है वो 3 mm वाली छलनी में उसका टेस्टिंग होना चाहिए। ये कुछ सैंपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की जैसे मूंग आती है तो क्या क्या इसकी क्वालिटी में वेरिएशन आता है और क्या क्या एनसीडीएक्स में हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने पैरामीटर रखे हुए हैं। टॉप लेफ्ट में आप देख रहे हैं मूंग का सैंपल है। उसमें जैसे आप देख रहे हैं कुछ छोटे दाने हैं, स्मॉल सीड्स कहते हैं, जो हमारे पैरामीटर के हिसाब से शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2%। और डैमेज सीड्स जो आप देख रहे हैं वो इट शुड बी मैक्सिमम 5%। सिमिलरली इमेच्योर, श्रिवल्ड एंड ब्रोकन सीड्स वो 3% तक ही होने चाहिए। और डिसकलर्ड सीड जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो इमेज में दिख रहा है आपको, वो 4% तक मैक्सिमम होना चाहिए। उसका लेस देन या इक्वल टू 4% ही है उसका पैरामीटर। सिमिलरली लॉस ऑफ लस्टर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। और कॉडी सीड्स भी 0.5% से कम होने चाहिए। वहीं डंकी यानी वीविल्ड सीड्स वो 1% से कम होने चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं मूंग के, और ये ग्राफिकली आपको आइडिया लगाने के लिए दिया हुआ है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या पैरामीटर्स है और एनसीडेक्स पे, और उसकी क्या क्या मतलब उसकी रेंज है। तो हर नए डिपॉजिट को 6 महीने की वैलिडिटी है। जो डिपॉजिट्स हैं वो अक्टूबर की एक्सपायरी से स्टार्ट होते हैं, टेपरिंग आप सितंबर तक हो जाती है। स्टैंडर्ड अलाउंस जो है वो 0.3% है जब वो डिपॉजिट आता है तब। अब हम कुछ इन्वेस्टर गाइडलाइंस की, अगर कोई आपके सवाल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने सवाल हमारे Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन्वेस्टर गाइडलाइंस, आप सब ट्रेड करते हैं तो आप सभी के लिए एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो जान लेना आवश्यक है। तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सेबी और एक्सचेंज जो सर्कुलर टाइम टू टाइम पब्लिश करती है और उनकी वेबसाइट पे रहते हैं, उनको आप रेगुलरली पढ़िए। सिर्फ एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करिए। और अपना केवाईसी जो है वो यूसीसी के लिए वो आप भर के रखिए। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और बिल नोट लेके रखिए। डब्बा ट्रेडिंग में क्या रिस्क है उनको आप समझिए और उसके अवेयर रहिए उस रिस्क से। और हमारे हमेशा अपनी स्टेटमेंट को रिकंसाइल करते रहिए। चेक हमेशा अकाउंट पे ही का दीजिए इन द नेम ऑफ द ब्रोकर, जैसा कि वो रजिस्ट्रेशन जो सेबी का रहता है उसके में अपीयर होता है। ये आप अपना एक्सचेंज की साइट पे देख सकते हैं। और आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको किसी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ ट्रेड नहीं करना है। कोई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है। और जैसे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कुछ जो आपको बहुत अच्छी रिटर्न का वादा करती हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट से दूर रहना है। और हमेशा अपना रिस्क समझना है। और कभी भी कोई अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। मार्केट रूमर्स में कभी भी अपने जो भी आपके ट्रेडिंग है उसको उसके बेसिस पे नहीं आपको डिपेंड होके ट्रेड करना है।
और कभी अपनी जो आपकी क्षमता है रिस्क लेने की कैपेसिटी, उसके बाहर जाके कभी कोई आप रिस्क ना लें। और हमेशा अपनी जो भी फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है अगेंस्ट योर पोजीशन, उसका हमेशा आप ट्रैक रखें। सो थैंक यू, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर आप में से किसी के कुछ सवाल हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे Q&A सेक्शन आप देख सकते हैं, आप उस पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ये एक टेक्निकल सवाल आया है कि सर मूंग काफी तेज है, क्या यहाँ पर बेच सकते? सुनील जी, ऐसा कोई हम एक्सचेंज की तरफ से हैं, और ऐसा कोई हम आपको, ये अवेयरनेस का कैंपेन है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। आप अपने फंडामेंटल्स आप खुद समझिए, कमोडिटी के बारे में रिसर्च करिए, अपने रिस्क के बारे में जानिए, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, उसके बाद आप ट्रेड करिए। सो ये प्लेटफॉर्म तेजी या मतलब आपको प्राइस डायरेक्शन बताने के लिए नहीं है सर। तो थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चंस? जैसे कि मैं देख सकता हूँ कोई फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप सभी उपस्थित मेहमानों से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और अनुरोध करूंगा कि आगे भी हमारे सेशंस हैं। अभी बुधवार को भी हमारा एक सेशन है, तो उसमें आप कृपया जुड़िए, और जो महत्वपूर्ण जानकारी एनसीडीएक्स के माध्यम से आपको मिल रही है, उसको उसका आप उपयोग कीजिए। सो टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।